हमारे 1 महीने के अंदर हमने 42 मिलिटेंट मारे, हमारी बटालियन ने 42 यूनिट साइटेशन मिला हुआ है, यूनिट साइटेशन मिला हुआ है, मेरी बटालियन को यूनिट साइटेशन मिला हुआ है। जो राष्ट्रीय राइफल है यूनिट साइटेशन मिला हुआ है। यूनिट साइटेशन का मतलब प्रशंसा पत्र होता है जो आर्मी हेडक्वार्टर देती है कि इसने सबसे ज़्यादा मिलिटेंट इस साल किल किए हैं। 1 महीना में 42 मिलिटेंट बहुत हो जाते हैं, तो वो राष्ट्रीय राइफल है ना मानी जाती थी। इसके बाद भयंकर चले, मिलिटेंट दहशत में आ गए। जो एक मेडिकल का अफसर होता है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, उसको लड़ने का मकसद ही नहीं, उनको इंजेक्शन लगाने से मतलब है। लेकिन इतने दहशत में मिलिटेंट आ गए कि जाके वहाँ छिपने लगे, तो एक मेडिकल का अफसर मार के लाया, जैसे मछली मारने जाते ऐसे मार के मिलिटेंट लाने लगे, ऐसे मिलिटेंट मारे वहाँ। था रूटीन तो हमारे जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे जागना है। उस टाइम पे मुझे इतना आर्मी के बारे में पता नहीं था, तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था अतुल, उसने मुझे आर्मी के बारे में बताया, उसने मुझे प्रेरणा दी, उसने मुझे सुबह कॉल करके जगाया और उसी के साथ मैं रनिंग करता था। तो वो धीरे धीरे उसने रनिंग करना सिखाया मुझे। यही हमारा डेली का रूटीन हुआ करता था। अतुल जी कहाँ है? आप तो फौज में हो गए, अतुल जी कहाँ हैं? अतुल जी हैं, वो अभी गोल्ड का काम कर रहे हैं। अलग होता है। फिलहाल तो डाइट अभी वहाँ चल रही है आपका 3 दिन चिकन चलता है, 1 दिन मटन और 1 दिन अंडे एग चलते हैं। जैसे कि वहाँ खाने में किसी का रूल नहीं है, जो इंसान शाकाहारी है तो वो शाकाहारी खाए, मांसाहारी है तो मांसाहारी खाए। वहाँ यहाँ कोई नहीं है कि नहीं तुम्हें अंडे खाने ही पड़ेंगे, ये कुछ नहीं। आँखों की कीमत एक अंधे से और आज़ादी की कीमत एक परिंदे से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो आज हम इसी आज़ादी को मनाने धमना गांव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे सभी फौजी भाइयों को भी सलाम, और जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है ताकि हम बैठकर ये आज़ादी मना सकें, उन सबको भी बहुत बहुत सलाम। तो आज हमारे साथ हमारे इस बगल और इस बगल जो फौजी भाई हैं वो बैठे हुए हैं। सबसे सीनियर हमारे साथ उदेश जी हैं, अभिषेक जी हैं और आदित्य जी हैं। तो हम आज जो युवा भाई हैं जो फ़ौज में जाना चाहते हैं उनके लिए सर से वार्ता करेंगे, उदेश जी से, अभिषेक जी से, आदित्य जी से, और इनके जो एक्सपीरियंस रहे, अनुभव रहे हैं फ़ौज में, वो भी आपको बताएंगे। तो उदेश जी, कैसा रहा सफ़र आपका धमना गांव से लेकर बॉर्डर तक पहुंचने का? ऐसा सर राघवेंद्र जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया आपके चैनल में, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम देशवासियों की जान बचाई और बॉर्डर पर हम सब के लिए आप खड़े रहे। बिल्कुल, वो तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैंने देश की रक्षा के लिए मेरे को एक मौका मिला और मैं अपनी देश की रक्षा के लिए गया। अभी मैं आपको बता दूं कि 2003 में नवंबर में 7 नवंबर 2003 में लखनऊ जटारो से अपना चयन हुआ था, मतलब भर्ती हुआ था। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग महाराष्ट्र में हुई थी। आपको मैं सेना के मतलब सिक्योरिटी के लूज के उसके मुताबिक आपको जगह नहीं बता सकता कि किस जगह हमारा ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन मेरी नागपुर में ट्रेनिंग हुई। इसके बाद मैं 17 साल पूरा नौकरी करके अपना वापिस अपनी जन्मभूमि आया। इसी के दौरान मैंने कई जगह पे नौकरी की है, जैसे कि एक टर्नओवर एक फौजी का एक जगह का 24 महीने होता है, मतलब एक जगह 24 महीने रह सकता है। इसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह। अच्छा, 24 महीने से अधिकतर एक फौजी है एक जगह पोस्टेड नहीं रह सकता है। मान लीजिए कि अगर उसकी पोस्टिंग आ गई तो 24 महीने तक ही वो रह सकता है। इसके बाद उसका दूसरी जगह हो जाता है। ज़्यादा अगर लेट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 महीने हो जाएगा, लेकिन उसकी 24 महीने बाद पोस्टिंग निकल जाती है। बिल्कुल। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि यहाँ बगल पे आदित्य जी जिनका अभी कितना समय हो गया आदित्य जी फौज में जाए हुए? करीब 7 महीने हुए। 7 महीने हो गए हैं। तो इन्हें 7 महीने हुए हैं और आपको काफ़ी वक्त हो गया, आप रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके समय पे जो है ट्रेनिंग आप कैसी करते थे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? फिर हम आदित्य जी से जानना चाहेंगे कि आपके समय पे अभी आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हो, आपकी तैयारी जो है कैसी रही है। तो पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, ट्रेनिंग का तो ऐसा है, जैसे सेना की ट्रेनिंग है
तो अब मान लीजिए कि हार्ड तो होती ही है। जब हम ट्रेनिंग करते थे तो इधर से जाते हैं तो हम एक बिगड़ी ही एक औलाद की तरह रहते हैं। इधर से कोई गुंडा जाता है, कोई कैसे जाता है, और सेना के मतलब माहौल में ढलना एकदम नहीं चाहता वो। लेकिन जो वहाँ के उस्ताद होते हैं तो उनका यही काम होता है, उसको सेना के माहौल में ढालना। या तो आप धीरे से आ जाओ, नहीं तो डंडा से तो आओगे ही। और वहाँ क्या है कि मान लीजिए एक गलती करता है, जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग हम करते हैं एक समूह में करते हैं, मतलब इकट्ठा होता है, उसका एक टुकड़ी टाइप की होती है। उसमें अगर एक आदमी गलती करता है तो सज़ा हम सबको देते हैं। सजा पूरी टुकड़ी को मिलती पूरी है। टुकड़ी को मिलता है। तो इसलिए दूसरा जो लड़का होता है तो वो दूसरे को बोलता है कि यार तू गलती मत करना, नहीं तो ये पूरे सज़ा खा जाएंगे। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि जो उस्ताद बता रहे हैं वो हम करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कि मान लीजिए कि जैसे ड्रिल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक शरीर पे डिपेंड करती है कि मान लीजिए किसी का बॉडी लॉक हो गया, मतलब कि हाथ पीछे नहीं जा रहा है, तो उसको कितना भी कोशिश करो नहीं जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल शरीर बना है। और ड्रिल में चाहिए एकदम मतलब कि हाथ आगे और हाथ पीछे जाना चाहिए। तो उस्ताद काफ़ी उसको मारते पीटते भी हैं, कुछ हद तक उसको लाते हैं, आ जाता है जितना आ जाता है। लेकिन एक ड्रिल एक ऐसी चीज़ है, बहुत मार खाता है। जैसे पीटी उस्ताद है, कोई टेस्ट पास कराने के लिए मतलब कि बहुत डंडे चलाता है, उनके पास रस्सा रहता है, जो लाल जुलाब पहनते हैं वो पीटी उस्ताद होते हैं। और जो ड्रिल उस्ताद होता है उसके पास डंडा रहता है। ड्रिल मान लीजिए कि जो परेड में आप देखा होगा वही ड्रिल होता है। जैसे कि परेड 15 अगस्त में देखते होगे, 26 जनवरी में देखते होगे, तो वो एक ही ऐसे कर दिया तो सारे एक ही हाथ उठेंगे। ये एक प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर उसने सैल्यूट कर दिया तो एक ही साथ उठेंगे, एक साथ गिरेंगे, एक साथ उठेंगे। वो एक ड्रिल सिखाई हुई होती है। मान लीजिए हम अभी इतने सारे बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं एकेडमी के, तो उनको अगर मैं बोल दूँ कि खड़े हो जाओ, तो ये हो सकता है कि 10 मिनट लगा दें खड़े होने में। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा। लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए स्टैंड अप, तो मुंह से बोलना और उनका खड़ा होना, मतलब ये एक डिसिप्लिन होता है। बिल्कुल, फौज जानी जाती है डिसिप्लिन के लिए। तो फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं उदेश जी कि आपके समय पे क्या करते थे आप? कितने बजे उठते थे धमना से, कहाँ तक दौड़ लगाते थे, कैसी मेहनत होती थी? अच्छा सर, जैसे कि मैं उस समय जब तैयारी करता था तो यहाँ तो कोई गाइड करने के लिए था नहीं। तो मैं सबसे पहले 4 या 4:30 बजे सुबह उठ जाता था। तो ये वर्धा रोड जो है यहाँ अकेले ही दौड़ता था, चाहे बारिश हो और चाहे ठंड हो, कंटिन्यू जाता था मैं। और 2, 3 या 4 किलोमीटर डेली में दौड़ता था। अकोना रोड और हमारे ये खाकी बाबा हैं, जो एक मंदिर है, स्थान है हमारे गांव का, वहाँ आके दौड़ के आता था, वहाँ वर्जिश करता था अपना। यहाँ तो कोई मतलब कि जिम टाइप का था नहीं, वही पत्थर का बोल्डर लेके ऐसे ऐसे हाथों से वर्जिश करता था। वहीं मैं एक 2 लड़के और थे, अखाड़ा खोद लिया था, वहीं हम लड़ते थे अखाड़े से, और वहीं आराम से नहा धो के और सीधा घर आते थे। तो मैं तो ये अपने खाकी बाबा जो हमारे हैं उनका बहुत बहुत उनको मैं वो करता हूँ कि इनकी प्रेरणा से शायद मेरे को ये देश का वो करने का मौका मिला। बिल्कुल। एक सवाल और है उदेश जी, जैसे गांव में अगर कोई हटके करता है, एक लड़का है जो आपने जैसा कहा कि 1200 कुछ भी हो मुझे दौड़ना ही दौड़ना है, तो गांव वाले ताने भी देते थे? कभी ताने भी सुने आपने? अच्छा, जैसे कि मैं वहाँ से आता था तो दौड़ के आने के बाद मान लीजिए अपना जो भी डाइट लिया, जैसे चना आना, जो बादाम वादाम, दूध पी के जैसे, और तुरंत आके सो जाओ तो क्या कि मसल्स दर्द करने लगती हैं। तो थोड़ा अगर मुहाल वहाल में बैठ गया तो कुछ ऐसे भी बंदे होते थे जो बोलते थे यार दिन भर ऐसे दौड़ता फिरता है, लगता है यही सारा मिल्खा सिंह बनेगा, ये डीएम बन जाएगा जाते ही। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी अगर लड़का मतलब उसको प्रैक्टिस करता है दौड़ने या भागने या पढ़ने की, तो उसको नीचे न गिराएं, उसको सपोर्ट करें ताकि वो बढ़े। ऐसा ना कहें कि तू ही डीएम बनेगा, इस देश का ही लड़का डीएम बनता है, वही ही बनेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आदित्य जी। जी सर। बिल्कुल, हमारे बीच ऑडियंस भी है, ऑडियंस में एक सवाल है, आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया आपके टाइम पे बहुत पहले हमारा गांव उतना विकसित नहीं था, थोड़े से जो उज्जर टाइप के तत्व में ज़्यादा एक्टिव थे।
तो आप जब पढ़ते थे आपने बताया थोड़ी अपनी मनमर्जी के इंसान थे, उस वक्त आपके दिमाग में आइडिया इंस्पिरेशन कैसे है कि मुझे आर्मी में जाना है या ऐसा कुछ? जैसे उस वक्त इतना तो हम लोग डेवलप नहीं थे, हम लोग का गांव उतना डेवलप नहीं था उस वक्त जितना मैं जानता हूँ। अच्छा चलो, अभी जो हमारे गांव के जो भैया हैं राज, इनने मान लीजिए कि हमसे ये पूछा कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि हमें सेना में ही जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कुछ बड़ा होता है लड़का, मतलब कि 15-17 साल का, तो उस समय एक आदमी के मन में एक उमंग सी आती है, किसी चीज़ की एक लाइन खुलती है। जैसे कि उस समय मेरी उमंग आई थी कि मेरे को सेना में ही जाना है। कुछ लोग जैसे कि एक हमारे यहाँ के एक और हैं, भोपाल में थे, वो पुलिस में थे, दरोगा जी, तो उनने हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले गए थे, बोला तुम्हारा पुलिस में चयन करा देंगे और आप आ जाना भोपाल, आपका करा देंगे। लेकिन हमने बोला नहीं। तो हमारे पिताजी थे श्री दीनदयाल राजपूत, उनने बोला कि बेटा तुम उधर जाओ, उधर भोपाल में तुम्हारे सब करा देंगे चयन। मैं बोला नहीं, मैं सेना की ही नौकरी करूँगा, पुलिस की नौकरी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाऊँगा तो सेना में जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। मेरा एक जुनून था सेना में जाने का। बिल्कुल, तो ये जज्बा होता है। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तो हमारे साथ आदित्य जी और अभिषेक जी। अभिषेक जी 3 साल जॉब करके आए हैं, तो हम पहले अभिषेक जी के पास जाते हैं, उसके बाद आदित्य जी से जानकारी लेते हैं। तो अभिषेक जी, आप क्या करते थे? जैसे उदय जी ने बताया सुबह 4 बजे दौड़ते थे, तो आपका क्या रूटीन रहता था? रूटीन तो हमारे जैसे सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे जागना है। उस टाइम पे मुझे इतना आर्मी के बारे में पता नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था अतुल, उसने मुझे आर्मी के बारे में बताया, उसने मुझे प्रेरणा दी, उसने मुझे सुबह कॉल करके जगाया और उसी के साथ मैं रनिंग करता था। तो वो धीरे धीरे उसने रनिंग करना सिखाया मुझे। यही हमारा डेली का रूटीन हुआ करता था। अतुल जी कहाँ है? आप तो फौज में हो गए, अतुल जी कहाँ हैं? अतुल जी हैं, वो अभी गोल्ड का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अतुल जी फौज में नहीं गए हैं, लेकिन आप जो है आपका फौज में सिलेक्शन हो गया है। तो ये अगर अतुल जी ये वीडियो देखें तो अतुल जी आपको जो है वो ये मान रहे हैं कि फ़ौज में आपकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है, आपको धन्यवाद दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। और जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, जो फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जी, मैं जो हमारे सामने बैठे हुए बच्चे, हमें सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, डेली अपना मनोबल मत गिराइए। अगर लगे हैं तो डेली कंटिन्यू लगे रहिए। किसी की बोलने से या कोई बोले कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने मन से खुद हौसला रखना है कि हमें करना है तो आप करेंगे। डेली अपने मन से खुद ही उठने का प्रयत्न करें। और सर तो आपके साथ है ही, तो सर तो आपको पूरा बताते हैं आपको क्या करना है, कितना करना है, कब कितना मारना है, बस आप करते रहिए। बिल्कुल। तो उदेश जी के समय पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन जो आपकी पीढ़ी है, जो हमारे साथ ऑडियंस बैठी है, जो युवा हैं, जो तैयारी करते हैं फ़ौज में जाने की, तो उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उदेश जी है और यूट्यूब है, जिस पर वो एक क्लिक से, अपनी उंगलियों के क्लिक से दुनिया भर की चीज़ें हैं जो उन्हें जाननी है वो जान सकते हैं। तो हमारे साथ अब आदित्य जी हैं। तो आदित्य जी, आप भी अपने रूटीन को एक प्रॉपर वे में बताइएगा, क्योंकि अभी आपको 7 महीने ही हुए हैं। रूटीन आपका पूरी तरीके से आपको याद होगा। जैसे कि मेरे छोटे भाई सभी को पहले जय हिंद। और मैं अपना रूटीन बताता हूँ आप लोगों को, जो मैंने किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं सुबह 4 बजे जागता था और उसके बाद वो तो नित्य क्रियाएँ करके सभी लोग, तो मैं अपने 4:30 बजे घर से निकल जाता था। उसके बाद चरखारी के पास आपको पता होगा पचरा है, कभी मैं वहाँ से रनिंग स्टार्ट करता था। तो ये तालाब है, तालाब पे 1 चक्कर मार के या 2 चक्कर 3। फिलहाल तो रूटीन कोई एक दिन ही निश्चित नहीं है कि 5 किलोमीटर ही जाना है। फिलहाल अपना शरीर भी तुम्हें देखना है कि तुम कितना जा सकते हो, वो भी करना है। और मैं रोज़ रोज़ अपना रूटीन बदलता था, कभी 5 किलोमीटर जाता था, कभी 2.5 किलोमीटर। जैसे कि सोमवार को 1600 मीटर की टाइमिंग लेना, और ये रूटीन अपने में शामिल करता था। उसके बाद कभी वहाँ नहीं जाता था तो ये अपना पीजी कॉलेज चरखारी, उस ग्राउंड पे मैं दौड़ा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि जो और दूसरे बच्चे आते थे, क्रिकेट खेलने वाले भी आते थे, शाम को कुछ दारू पीने वाले भी वहाँ पहुँच जाते थे, तो वहाँ पर कुछ गंदगी फैला के जाते थे। तो वो मना करने के बाद फिर, और हमारे साथी थे, तो हमने सोचा कि अब ग्राउंड तो है नहीं, तो ग्राउंड के लिए फिर हम लोगों ने कुछ नगर पालिका से मदद ली। तो अपने मेला ग्राउंड में घंटा घर है, वहाँ पे हमने अपना ग्राउंड बनाया, वहाँ पे प्रैक्टिस की। और सबसे पहले क्या है कि मेरी प्रेरणा ये है कि सभी बच्चे तैयारी करें और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करें। जब मैं शुरू में जैसे ही ग्राउंड पहुंचा
तो मुझे कुछ लड़कों ने, साथ वालों ने ही कहा कि तेरी हाइट नहीं है, तू नहीं जा पाएगा। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि मेरी हाइट है। फिलहाल मेरी हाइट 169 फिक्स वहाँ निकली थी और मेरी हाइट 169 से थोड़ा ज़्यादा है। तो कुछ नहीं, मैंने कहा मैं तो तैयारी करूँगा, जो होगा वो देखा जाएगा। वहाँ फिट अनफिट हो जाऊँगा तो घर आएंगे वापस। बिल्कुल। तो मेरे दो साल कठिन परिश्रम के बाद मुझे ये सफलता मिली है। जब मैं पहली साल भर्ती देखा तो मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं देखा कि मैं ITI भी करता था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मैं भर्ती देखने जाऊंगा। दोस्तों ने कहा कि यार तेरी प्रॉब्लम है तो तुम भर्ती देखने मत जा, ITI का पेपर छोड़ के मत जा। तो मैंने कहा मैं भर्ती देखने जाऊंगा, मैं अनफिट हूँ या फिट हूँ। तो भर्ती देखने गया। उसके बाद मैं देखा 4 चक्कर में दौड़ा, कुछ मेरा रह गया था तो मैं रेस नहीं निकाल पाया। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर भर्तियाँ भी लेट आईं। तो उसके बाद फिर जब दूसरी भर्ती आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं बेसिक ट्रेनिंग करके आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और हम ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे कैसे आपको गुजरना पड़ता है, वो भी आपसे पूछेंगे। उससे पहले उदय जी कोई ऐसा किस्सा सुनाइएगा जिसमें आप शेर गए हों, या तो दुश्मन आपके सामने हो या एक ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें आपको मतलब उस इंसिडेंट के बाद आपको मज़ा भी आया हो और वो आपकी ज़िंदगी में एक खुशनुमा पल बन गया हो। कुछ हमारे सामने, हमारी ऑडियंस के सामने बताना चाहें। जी, अभी सभी लोग बैठे हैं, बच्चे मेरे एकेडमी के, जो भी विराट डिफेंस फिजिकल एकेडमी के बच्चे हैं, जो अभी अभी ओपन किया है हमने, वो भी निःशुल्क चलाते हैं हम इनको बता देना चाहते हैं कि एक हमारी RR होती है, जैसे राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं। वो क्या है, वो हमारी फील्ड में रहती है, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। मान ली जहाँ पे मिलिटेंसी क्या होती है, उसे आतंकवादी को ही मिलिटेंसी हम कहते हैं। जो मिलिटेंट होता है, मिलिटेंट का मतलब मिला हुआ, इधर भी मिला हुआ उधर भी मिला हुआ। मान लीजिए कि अभी सेना गई तो उनने हथियार फेंक दिया, झाड़ियों में छिपा दिया, तो आम आदमी बन गए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ID होती हैं। जहाँ जाएगा वो वहाँ का ID दिखा देगा। हम बोलेंगे भाई क्या है, ID दिखाइए, तुरंत वो आधार कार्ड दिखा देगा, वहीं के रहने वाले का, क्योंकि हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास ID है। हमारा आदेश उस समय ये रहता था कि अगर उस बंदे के पास हथियार है या वो गोली पहले चलाता है तभी हम गोली मार सकते हैं। पहले आदेश ये था, लेकिन अभी आदेश कुछ और हो गया है, अभी कुछ छूट मिल गई है। तो उस समय जब हम RR में थे, राष्ट्रीय राइफल में, हम उस यूनिट का नाम नहीं बताएंगे सेना के मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से, उस जगह मैं 2 बार गया हूँ, जो कि सेना में एक ही बार आदमी जाता है, मैं 2 बार गया हूँ। सबसे ज़्यादा फील्ड मैंने काटी है, लेह लद्दाख काटा हुआ है, जो कि लेह लद्दाख कम से कम 33 माइनस हो जाता है, जहाँ बर्फ़ ही पड़ती है। आप लोग यहाँ 1 माइनस में ठंड लगने लगती, रजाई या वो ओढ़ने लगते हैं। हम लोग 33 माइनस पर रहे हैं और 3 दिन हो सकता खाना ना खाए, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, आप लोग उसको सहन नहीं कर सकते। अगर आज 4 रोटी खा ली तो 3 दिन तक खाना नहीं खाओगे। आप इस चीज़ को विश्वास नहीं करोगे। आप लोग चले जाना, आपकी रिश्तेदारी में भी बहुत फौजी होंगे, उनसे पूछना लेह लद्दाख में कैसी स्थिति है और वहाँ टेम्परेचर कितना है। अभी अगर आप सर्च करोगे वहाँ का लेह लद्दाख का टेम्परेचर तो -2 के आसपास बताएगा, जो कि यहाँ +38 के आसपास होगा, 30-38 होगा। तो उल्टा वहाँ पे है। अभी मैं आपको राष्ट्रीय राइफल के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट बार 2008 में गया था, 8 से 10 रहा था वहाँ पे। तो 2008 में जब वहाँ गया तो वहाँ मिलिटेंट के अलावा वहाँ किसी शर्त की सीमा नहीं है, वो देश के अंदर ही है मिलिटेंसी। जो इसी देश के हैं उनको पैसा मिलता है, वो यहाँ मिलिटेंसी होती है, हथियार मिल जाता है, वो मिलिटेंट बन जाते हैं। और इसी घर के होते हैं, मान लो इस घर का इस घर का होता है, शाम को आ जाते हैं, हथियार छिपाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे वो मिलिटेंट हैं। तो 2008 में जब गया मैं, तो उस समय काफ़ी लोगों ने डराया कि मान लीजिए कि वहाँ थोड़ा ऐसे रहना है बेटा, और जो हमारे सीनियर थे, बेटा बीपी लगा के रखना। बीपी का मतलब होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, वो दोनों तरफ लगती, इधर और पीछे। एक बुलेट प्रूफ का जैकेट का एक तरफ का कम से कम 3.5 या 4 kg वज़न होता है, जो दोनों तरफ लगती है।
और तीसरा एक होता है हेलमेट या पटका। हेलमेट होता है जो आप ऐसे लगाते हो, और एक पटका होता है जो इधर होता है। मान लीजिए आपको गोली सामने से आई, अगर ये दोनों चीज़ें आप लगाए हो तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि ये चेस्ट में पूरा कवर करता है और ये इधर कवर करता है। आपको इधर गोली लग गई, इधर लग गई, इधर लग गई तो आप मरोगे नहीं, आपको हॉस्पिटल पहुंचने का समय मिल जाएगा, वहाँ डॉक्टर आपको बचा लेंगे। तो अगर आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हो तो नहीं मरोगे। तो उस समय हम यहाँ से बहुत डर के गए थे। जैसे ही गए तो वहाँ पहाड़ियाँ देखी तो बहुत लंबी लंबी पहाड़ियाँ थी, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। हमने तो कभी भविष्य में देखी भी नहीं थी, और शायद टीवी में देखा होगा। अभी इसको थोड़ा मैं यहाँ छोड़ता हूँ। अभी आप गांव वाले पूछने लगते हैं कि यार तुम फौजी उधर रहे, तुमने कितने आतंकवादी मारे। तो मैं सही है, उनका फर्ज बनता है पूछना कि इतने दिन रहे तो शायद तुम ऐसे कीड़े मकोड़े मारते रहे कि ऐसे घूम के आ गए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पहले बता दिया कि एक फौजी की पोस्टिंग 24 महीने रहती है, मतलब 2 साल ही रहती है। और JNK का आज भी पेपर उठा के देखोगे तो 2-1 मिलिटेंट, एक आध फौजी शहीद मिलेगा आपको। पेपर कभी भी उठाना, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, कभी भी पेपर उठा के देख लेना, एक आध फौजी शहीद हो गया या 2 मिलिटेंट ख़त्म हो गए। तो वो मारता कौन है? फौजी मारता है। जब बताइए कि 24 महीने एक आदमी की पोस्टिंग रहती है तो वही अकेला थोड़ी मारता होगा, दूसरा जाके वहाँ मारता होगा मिलिटेंट। हर एक आदमी को मौका मिलता है। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने मिलिटेंट मारे और कितने जगह मेरे साथ अटैक हुआ है। आप लोग बोलोगे कि ये गलत बोल रहा है। मेरे इधर ये भगवान जी बैठे हुए हैं जो अपने पूछते हैं, हम सब लोग भगवान जी पूछते हैं इनको, ये मंदिर है। तो मैं बता देता हूँ, 2008 में हम गए। 2008 में राष्ट्रीय राइफलें चलते रहे पहाड़ियाँ, हम भी जाते थे, हमको देखते थे, वो मिलिटेंट छिप जाते थे या हथियार फेंक देते थे। हमारा 2008 से लेके 9 तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 1 साल पूरा बीत गया, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ना वो हमें आड़े आते थे, ना हमें वो मिलते थे। फौज को देखा, हथियार फेंक दिया, आ गए। वहाँ एक तगड़ा रहो बोलते हैं, राम राम की जगह तगड़ा रहो बोलते हैं। बोला साहब तगड़ा रहो, हमने कहा तगड़ा रहो। आईडी दिखा, आईडी दिखा दी, चला जा भाई। इसके बाद जब एक पार्टी हमारी बाहर गई हुई थी, तो वहाँ से जब वापस आ रही थी तो हमारे एक कंपनी कमांडर को खबर मिली कि इस घर में एक सरपंच वहाँ थे, इस घर में 5-6 मिलिटेंट आए हुए हैं। तो ऐसी खबरें बहुत सारी मिलती थी, वहाँ झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। तो उनने खबर दिया कि यहाँ इस घर में 4-5 मिलिटेंट आए हुए हैं। तो कंपनी कमांडर ने सोचा कि हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर खबर मिली है तो हमें वहाँ फ़र्ज बनता है जाना। तो एक पार्टी हमारी जो बाहर गई हुई थी, कंपनी कमांडर ने उसको मेट्रोला होता है जो वॉकी टकी बोलते हैं यहाँ, उससे पास किया। वो नायक ज्वाला नायक साहब थे जो आसाम के रहने वाले थे, वो हमारे ही प्लाटून के थे। जो प्लाटून होती है, मतलब एक ही टुकड़ी बताया मैंने आपको, वो प्लाटून टाइप की होती हैं। तो अलग अलग होते हैं, जैसे कि 30-40 ऐसे कोई वो होता है। मैं आपको नफरी के बारे में अवगत नहीं कराना चाहता हूँ। तो उसको बताया कि ऐसा करना ज्वाला जी, और आप उसको घूमते हुए सरपंच के घर को सर्च करते हुए आप इधर आ जाना पोस्ट पर। जो मान लीजिए कि एक कंपनी होती है तो उनमें काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, फिर बटालियन कंपनी ऐसे होती, बहुत सारा होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, मैं सर्च करते आ जाऊंगा। तो जब भी किसी ऐसे एरिया में जाते हैं तो एक कमांडर होता है, उसके पीछे 10 जवान और होते हैं। मतलब भी 1 या 2 या 3 या 4 5 वहाँ निकल नहीं सकते, क्योंकि 3-4 मिलिटेंट होंगे तो 4 को भारी पड़ जाएंगे। तो एक टोली 10 की निकलती है हमारी। जब वो 10 की टोली आ रही थी, तो जब हमें 1 साल हो गया, जब कुछ मिला ही नहीं, तो फौज भी है, कुछ बातें आते करती हुई लापरवाह, कोई कुछ खैनी रगड़ रहा, कोई कुछ चल रहा, ऐसे चल रहा कि जब इधर कुछ है ही नहीं। 1 साल होता तो कुछ मिल जाता। ऐसे चले आ रहे थे। तो सरपंच के जब घर के पास पहुँचे, समय हो गया था, रात का 9 बज गया था, तो अंधेरा हो जाता है। वहाँ क्या बादल भी छुप जाते हैं, जो बादल होते हैं। तो वो जब ज्वाला नायक साहब आया, तो उसने जैसे गेट के पास आया तो उसने एक टॉर्च मारी और उसने थोड़ा मतलब ये बोला, एक कौन है, बाहर निकल। उसका इतना बोलना हुआ कि वहाँ से जो मिलिटेंट बैठे थे, उसका वहाँ से फायर आना हुआ।
और जैसे उसका फायर आया तो वो उसका ये पोजीशन था ज्वाला नाग साहब का, मतलब ये पोजीशन था, ये दरवाज़ा था, ये पोजीशन था। तो वहाँ से जैसे फायर आया तो पूरी गोली उसको इधर लगी। अगर इधर से लगती तो बीपी में लग जाती, इधर लगी, मतलब पूरा 3 का बुरुस्ट आया, 3-4 गोली उसको यहाँ लग गई। तो ये ऐसे चीरती हुई इधर से निकल गई। उनके जो घर बनते हैं वो हर एक घर में 4-4 खिड़कियाँ रहती हैं, उसमें अपने जाली नहीं लगाते। वो जैसे फायर किया, उन्होंने खिड़की में लात मारा और जंप करके नाली में कूद गए सारे के सारे, मतलब 5-6 थे। और जो मिलिटेंट, हाँ मिलिटेंट भाग गए, और जो फौजी थे उनने तुरंत जब तक कॉर्डन किया जब तक वो भाग गए। अब इसके बाद जब वो गिर गया, 4 गोली लग गई, लगने के बाद जो मटरूला था उससे वो बात नहीं कर पाया। तो जो दूसरा हमारा फौजी था वो क्रॉलिंग करके गया, उसने मटरूला उठाया, मटरूला पे पास किया कंपनी कमांडर को, साहब ऐसी ऐसी कांटेक्ट हो गया है और हमारा मान लीजिए कि एक ज्वाला नाग साहब को गोली लग गई है। तो उसने तुरंत 2 पार्टी, इस पार्टी में अभी तक मैं नहीं हूँ, इस पार्टी में मैं नहीं हूँ। ये ज्वाला नाग साहब को गोली लग गई, कुछ नहीं हुआ, ना मैं था, मैं उस समय छुट्टी पे था। तो जब उनने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई तो तुरंत 2 पार्टी गई, उनको तुरंत उठाया, उठाने के बाद स्ट्रेचर पे रखा। वहाँ रोड नहीं है, वहाँ पैदल आना पड़ता है, कम से कम वहाँ से लगता है हेडक्वार्टर तक आने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे आपको। जब वहाँ से पैदल चले, पहाड़ी है, ऊंचा नीचा है, बहुत ऊंचा नीचा है, तो आते आते रास्ते में उनका खून काफ़ी निकल गया, तो रास्ते में ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए उनको सम्मान से तो उनके घर भेजा गया, जैसे कि फ़ौजी को एक भेजा जाता है। जब फ़ौजी मर जाता है तो जिंदा में कहते हैं वो हाथी है, वो मरने में हाथी है। हो सकता है कई करोड़ों रुपए मिलता है, और ज़िंदा रहता तो कमाता ही है, मरने के बाद भी उसे इतना मिल जाता है कि हो सकता बोरी भर जाए। पैसे की बात ऐसा कुछ नहीं, मैंने बता दिया। जब ज्वाला नाग साहब ख़त्म हो गए, बंदा घर चला गया। घर के बाद सीओ ने उधर के पूरे सरपंच और फलाना ठिकाना सबको बुलाया। उनको मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले कि तुम लोग इनको शरण देते हो, अगर तुमको ज़्यादा शौक़ है तो मैं फ़ौज को छोड़ता हूँ, तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम इतना परेशान हो जाओ कि गांव छोड़ दोगे। उसने वहीं सबके सामने पूरी फ़ौज को हिदायत दिया। सीओ ने, कर्नल चरणदीप सिंह थे पंजाब के, उनने बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को इस ज्वाला नायक साहब का बदला चाहिए, जितने भी मिलिटेंट थे बदला चाहिए। कैसे मिलेगा? सिर्फ औरत की इज्जत नहीं लूटना, जो चाहे कर सकते हो तुम, मैं जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सीओ था, हमको गर्व हुआ बहुत कि खुला आदेश दिया, खुला आदेश दिया, क्योंकि वहाँ खुला आदेश वाला सीओ जब मिल जाता है तो वहाँ कामयाबी मिल जाती है। उसने बोला कि मैं जवाब दूंगा, सिर्फ इज्जत नहीं लूटना किसी औरत की या लड़की की, और मारना पीटना मैं जवाब दूंगा। भाई साहब मैं बता दूं कि 15 दिन हम कैंप नहीं आए, रात दिन वहाँ चलते थे, भूख प्यास सब भूल गए। एक बिस्किट में 3 दिन निकाले हैं, 4 दिन, टोटल 15 दिन। और 16 दिन में 16वें दिन हमारा कांटेक्ट हो गया। एक मेजर अनुज साहब हैं, हम गए थे 3 दिन के, उसमें खबर मिली, बोले कि साहब यहाँ आते हैं मिलिटेंट। हम गए 3 दिन के लिए, रुक गए। रुकने के बाद हमारा राशन 3 दिन का था, तो घर वाला वो जो बोला कि इधर 5 मिलिटेंट से कम नहीं आते साहब, आप रुकिए। हम बैठे बैठे 4 दिन हो गए, तब भी कोई नहीं आया। 5 दिन हो गए, 5 दिन बैठे रहे। तो हमने कहा साहब अब इतने दिन से ना तो नहाया धोया है, शरीर भी खुजली करने लगी, साहब चलते हैं थोड़ा नहा धो के फिर आ जाएंगे। तो बोला हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन इधर तो कोई आया नहीं जिसके लिए बैठे थे। साला 2 दिन भूखे भी रहे और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा एक घर रहता है, वहाँ आप निकल भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर निकलोगे तो उनको पता लग जाएगा फौज यहाँ बैठी है। बैठे रहे 5 दिन। वो घर वाला बोलता है, वो सिविलियन था, घर वाला बोलता है साहब सिर्फ आज की रात रुक जाओ, हो सकता है आज आ जाओ। कंपनी कमांडर बोला ठीक है यार आज और रुक लेते, नहीं सुबह चलेंगे। बोला ठीक है साहब आज रुक लो। रुक गए। वहाँ क्या है, 2 संतरी बिठा देते थे, वहाँ काम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े पड़े तो थक जाओगे लेटे लेटे बैठे बैठे, लेकिन संतरी रहेंगे। संतरी 2 आदमी बिल्कुल LMG AK-47 पे बैठा ही रहता था। तो जैसे शाम हुआ 5:30 बजा,
वहाँ से 3 मिलिटेंट धीरे धीरे कंधे पे हथियार रखे आ रहे। तो एक फौजी की नज़र पड़ी जो हमारे इधर बलिया के हैं, बलिया के, उनका नाम तिवारी करके हैं, प्रदीप तिवारी जी थे, LMG पे बैठे थे। उनने बोला साहब ऐसे लग रहा है कि कोई आ रहा है। बोला तुम बिल्कुल शांत रहना, कंपनी कमांडर बोले शांत रहना, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, आज सेना बैठी है। जब मैं अप बोलता हूँ तभी एक साथ फायर खोलेगा। धीरे धीरे वो 3 नहीं थे, वो 5 थे। धीरे धीरे वो कवरेज एरिया के मतलब अपने अंदर आने लगे, जो हमारी रेंज है राइफल की। ऐसे ही आ गए थे। तभी एकदम से कंपनी कमांडर ने बोला अब करते ही एकदम मतलब जैसे कि दीपावली दशहरा मनाते वैसे शुरू हो गया। मतलब उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ रात हो गई थी, मतलब धीरे धीरे वहाँ 5 बजे ही रात हो जाती है, सीधा अंधेरा पहाड़ों से छुप जाता है। तुरंत वहाँ मतलब थोड़ी देर बाद अंधेरा सा होने लगा, गोली चल रही, लेकिन इतना पता चल गया 3 मर गए। लेकिन 2 का पता नहीं चल रहा था कहाँ छिप गए, क्या हुआ। 2 छिप गए। इसके बाद मटरूला पे पास किया, हमारा कांटेक्ट हो गया। अब 2 पार्टी तैयार करके रखना। हेडक्वार्टर वहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो भी पैदल चलना पड़ता, वहाँ रोड नहीं है। 2 पार्टी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद वहाँ से वो निकल भी ली। निकलने के बाद फायर जारी है। यहाँ कोई किसी को पता नहीं चल रहा अब क्या हो रहा, पत्थर मार रहे क्या मार रहे, क्योंकि वो जो मरने थे वो मर गए और जो छिपने थे छिप गए। कंपनी कमांडर बोला फायर स्टॉप, तो लड़के धीरे धीरे स्टॉप हुए। उनने बोला कि ऐसा बेटा अभी सबसे पहले ये बताओ अम्यूनिशन किसके पास कितना बचा। वो बोला मेरे पास इतना है इतना है। बोला ऐसा करो सिर्फ अभी LMG का में 2 राउंड, 1 मिनट में 2 राउंड, हमको रात निकालनी है पूरी। जो और मिलिटेंट थे ऊपर पहाड़ी में थे, वहाँ से फायर आने लगा, लेकिन वो फायर हमारे तक नहीं पहुँच रहा था, सिर्फ आ ही रहा था। फौज वहाँ से चल दी थी। कंपनी कमांडर ने बोला CO साहब को, साहब ऐसा करो फौज को वहीं होल्ड कर दो, क्योंकि ऊपर मिलिटेंट बहुत है, ऐसा ना हो काउंटर अटैक हो जाए। काउंटर अटैक का मतलब हम अटैक करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर भी काउंटर अटैक हो जाए। फौज जहाँ थी वहीं रुक गई। रात भर 2-2 राउंड करके रात निकाली। निकालने के बाद सर्च हुआ सवेरे, जब 6 बजा फर्स्ट लाइट में सर्च होता है। सर्च किया गया तो 3 मिलिटेंट बिल्कुल किल थे, चौथा यहाँ छिपा था वो भी मरा हुआ था। एक 5वां मिलिटेंट आपको बता दें, जो 5वां मिलिटेंट था उसको एक भी गोली नहीं लगी थी, एक भी खरोंच नहीं लगा था, और सिर्फ पत्थर के पीछे ऐसे बैठा था एक किले के, और वो मरा था। दहशत के मारे मर गया, क्योंकि फायर इतना था, धुंध खुला, वो मर गया। उसको जब ऐसे वो किया गया तो गिर गया, मतलब 5 के 5 किल हो गए थे। अब आप बताइए 10 के 10 थे, 10 आदमी हम थे, 5 वो थे, हमने 5 मिलिटेंट मारे। अब बताइए मिलिटेंट किसने मारा, बता सकते हो किसने मारा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबका फायर गया है, सबकी गोली लगी है। नज़दीक पे है ऐसे 5 ज़्यादा 20 कदम पे, तो सबका श्रेय होता है। वहाँ सेना मेडल अगर 4-5 मिलिटेंट बने हो तो शौर्य चक्र मिलता है। हमारे उस मेजर साहब को शौर्य चक्र मिला, और 2 सेना मेडल मिले, और 3 मैन इन डिस्पैच मिला। तो ऐसे एक कांड और हो गया, उसमें भी ऐसे हो। हमारे 1 महीने के अंदर हमने 42 मिलिटेंट मारे, हमारी बटालियन ने 42। यूनिट साइटेशन मिला हुआ है मेरी बटालियन को, यूनिट साइटेशन मिला हुआ है। जो राष्ट्रीय राइफल है यूनिट साइटेशन मिला हुआ। यूनिट साइटेशन का मतलब प्रशंसा पत्र होता है, जो आर्मी हेडक्वार्टर देती है कि इसने सबसे ज़्यादा मिलिटेंट इस साल किल किए हैं। 1 महीना में 42 मिलिटेंट बहुत हो जाते हैं, तो वो राष्ट्रीय राइफल है मानी जाती थी। इसके बाद भयंकर चले, मिलिटेंट दहशत में आ गए। जो एक मेडिकल का अफसर होता है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, उसको लड़ने का मकसद ही नहीं, उनको इंजेक्शन लगाने से मतलब है। लेकिन इतने दहशत में मिलिटेंट आ गए कि जाके वहाँ छिपने लगे, तो एक मेडिकल का अफसर मार के लाया, जैसे मछली मारने जाते ऐसे मार के मिलिटेंट लाने लगे, ऐसे मिलिटेंट मारे वहाँ। मैं बता दूँ कि एक जुनून होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। और मिलिटेंट मारने में हम भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे मारा है, जैसे आप कीचड़ में ऐसे पत्थर फेंकते हो तो
कीचड़ ऐसे जंप करता है, ऐसे हमने बॉडी से खून जंप किया है। गोली मारते हैं तो खून ऐसे छक मारता है। और बोला है लड़के को, देख अब मेरी गोली लग गई। वो बोलता है नहीं अब मेरी लग गई। मतलब मरने के बाद भी उस पर ट्राई किया गया, अपनी मारी गई। उस बोले देखता किसका निशाना लगता है। मारा AK-47 का, गोली घुसी, खून छक, बोला मेरी लगी। वो बोलता देख मैं भी मार के बताता हूँ। तो ऐसा भी प्रत्यक्ष किया है हम लोगों ने। चलिए तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ऑडियंस के जो सवाल हैं वो भी हम उनके सवाल और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और ऑडियंस में से राज का फिर से एक दूसरा सवाल है, तो राज हाँ पूछ सकते हो। सर जैसे आपकी हमेशा फील्ड में ही जॉब रही है या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह या फिर जो अदर सिविलियन ऑपरेशंस होते हैं जैसे इलेक्शन वगैरह उसमें भी ड्यूटी रहती है? और अगर होती थी तो मतलब किस बेसिस पर होती थी कि इतने टाइम बाद आप बाद जाएंगे या फिर इतने टर्नओवर होगा या ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे पूछा। वैसे भी जो लड़के हैं, कोई भी चीज़ होती है तो सवाल उसका उठना चाहिए। हर एक चीज़ का एक सवाल है, खड़ा करो। अगर लगता है कि ये गलत है या ऐसे कैसे हमें समझ में, या सवाल उठाओ। बहुत अच्छा पूछा आपने कि मान लीजिए कि आपकी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही और हमेशा क्या फील्ड में रहे। तो मैं आपको बता दूं, 2 बार मैं JNK में रहा हूं, जो कि 2 टर्नओवर होता है। एक बार जाने के बाद आपको 3 साल नहीं भेजा जाता। एक बार जाने के बाद बटालियन 3 साल बाद बाहर नहीं भेजती। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि अभी फील्ड में आप लोग करके आए हो, फील्ड काट के आए हो, तो फील्ड दोबारा नहीं भेजा जाता, आपको पीस में रखा जाता है। थोड़ा वहाँ जो पहाड़ी एरिया से आए हो तो आप थोड़ा यहाँ मज़ा ले लें। मतलब पीस एरिया क्या होता है, आउटपास वगैरह ऐसे ऐसे मिल जाता है, और थोड़ा बस्ती भी मिल जाती है, और थोड़ा सिविलियन से मुलाकात हो जाती है, और बच्चे भी रख सकते हो आप। फैमिली फील्ड में आप बच्चे नहीं रख सकते हो, फैमिली नहीं रख सकते, क्योंकि हम खुद सेफ नहीं हैं वहाँ, तो बच्चों को क्या सेफ रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ एक 24 महीने का होता, फिर 24 महीने। तो JNK 2 बार मैंने काटा है, एक लेह लद्दाख काटा है, तो 3 पोस्टिंग मैंने फील्ड काटी है। इसके बाद एक सेमी फील्ड होता है, जैसे कि जैसलमेर, ब्यास, पठानकोट, ऐसी ये सेमी फील्ड होती हैं। जो कि आपकी पठानकोट में देखा होगा, अटैक हुआ था। कहाँ पे? एयरबेस पे अटैक हुआ था। आज सबसे ज़्यादा वहीं कड़ाई है। जो मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, पठानकोट से ही हुआ हूँ, पठानकोट में मैं रहा हूँ, पठानकोट से ही रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी बटालियन वहीं पे है, पठानकोट से ही रिटायर्ड हुआ हूँ। वहाँ से 3 साल, मतलब 3 पोस्टिंग मेरी ये हैं, और 3 पोस्टिंग मेरी सेमी फील्ड की हैं। बहुत ही कम पीस में रहा हूँ। एक पोस्टिंग मेरे को मिली थी रुड़की में, जो कि वही मेरी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की थी। बाकी मैंने यहाँ नज़दीक कोई पोस्टिंग नहीं काटी, सारी फील्ड और सेमी फील्ड में काटा हूँ। कोई भी आरामदायक मेरे को नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को फील्ड में ही आता है, खुद के मालिक हो, क्योंकि बंदूक चलाने का मज़ा फील्ड में है। यहाँ आपको ड्यूटी के लिए बंदूक मिल गई, फिर आमने काम करने पड़ते हैं, लेकिन असली मज़ा फील्ड में है। आपको यहाँ से गए तो हथियार मिल गया, जब छुट्टी आओगे तभी जमा होएगा। आप खुद के मालिक हो, दिखा गोली चला दी आपने, तो खुद के मालिक हो। और जहाँ तक की सवाल है, आप बोले कि किसी नेता में, आर्मी नेता का कोई भी ड्यूटी के लिए आर्मी को आदेश नहीं है। उसके लिए CRPF या CISF, BSF भी नहीं, वो आती है। नहीं सर, जो इलेक्शंस जो हमारे सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, हाँ, उसमें जो होता है सेंट्रल वाले हैं, लेकिन आर्मी की ड्यूटी किसी नेता के लिए नहीं लगाई जाती। आर्मी किसी नेता के लिए इलेक्शन में नहीं लगाई जाती। वो CRPF वगैरह ऐसी जो होती हैं, पहला मिलिट्री बोलते हैं, वो आती है। आर्मी को नहीं लगाया जाता है, किसी उसमें नहीं लगाई जाती है। और सर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसका कोई थ्रू होता है, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर आप यहाँ पोस्टेड हैं तो ये आपका ड्यूटी बनेगा, ऐसा कुछ होता है? जैसे बिल्कुल, राज का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किन किन लोगों को चुना जाता है, चुनाव करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे चुनते हैं? जो हेड होता है, जो ऑपरेशनल हेड होता है, वो कैसे चुनता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस किस को ले जाना है?
देखो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 100% पता चल गया कि यहाँ मिलिटेंट है ही, इधर है ही, तो वहाँ कोई हमारी सेना की अच्छी गठित टीम नहीं होती है। वहाँ एक टीम होती है जिसे क्वार्टी बोलते हैं, क्वार्टी एक सीओ की होती है, एक कंपनी की होती है जो कंपनी कमांडर की होती है। तो कंपनी कमांडर की फर्स्ट में क्वार्टी जाएगी, फिर इसके बाद सारे जो होते हैं हम ट्रेन सोल्जर हैं पूरे, कोई उसमें से स्पेशल नहीं होता है क्योंकि सबको एक ही ट्रेनिंग दी गई है, एक ही हथियार दिया गया है। इसके बाद वो जाते हैं, इसको डिटेल कर दिया कि आदित्य जी जाएंगे तो आदित्य जी ही जाएंगे, चाहे उनको कुछ आता हो अन्यथा ना आता हो। 9 महीने ट्रेनिंग किया है तो जाना पड़ेगा। कहते हैं जब कसम खाते हैं हवा पानी आग के रास्ते जाना पड़े, इसमें चाहे मेरे को जान गंवाना पड़े भले ही, तो जान गंवाना पड़ेगा। अगर बोल दिया कुआं में गिरना है तो गिरना है, ये नहीं बोल सकते आपकी साहब मैं इसमें नहीं कूदूंगा, इसमें पानी बहुत है। बिल्कुल जाना पड़ेगा। फौज एक कच्चे धागे से बंधी है। आदित्य जी ने मना कर दिया तो आशीष जी तुरंत कर देंगे, उसको क्यों नहीं भेजा, मैं नहीं जाऊंगा। तो कच्चे धागे से बंधी है, हुक्म का पालन होगा। आप कहीं जा रहे हो, इमरजेंसी काम पड़ गया तो पहले हुक्म माना जाएगा, फिर आके बताया जाएगा सर मेरे को काम था आपने गलत भेज दिया, हुक्म पहले माना जाएगा। बिल्कुल। तो बात करते हैं आदित्य जी आपकी ट्रेनिंग की, क्या आप भी अपने ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है फौज में, कैसे शुरुआत होती है वो भी ऑडियंस को ट्रेनिंग की बताइए। शुरुआत सबसे पहले आप सुबह 4 बजे वहाँ भी जागते, जैसे कि आप गांव में ही जागते थे 4 बजे, वहाँ आपको रात को सुबह का टाइम बता दिया जाता है कि आप कितने बजे जागेंगे, क्योंकि वो टाइम तो ओनली संडे को ही बताया जाता है और रोज़ का टाइम तो आपका वही है। जैसे कि स्कूल जाना है वैसे ही बिल्कुल ट्रेनिंग चलती है स्कूल की तरह। हम सुबह 4 बजे जागते हैं। उसके बाद जो ये तो सबको पता है कि सेना में पेड़ पौधे बहुत होते हैं, उनको पानी यानी डालना, वहाँ के पत्ते अत्ते साफ करना, ये तो वहाँ का बेसिक काम है। ये करने के बाद वहाँ पे फिर तुम सुबह फिलहाल फर्स्ट पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड का टाइम क्योंकि चेंज भी होता रहता है, सर्दियों में चेंज और गर्मियों में चेंज होता है, तो सुबह फर्स्ट पीरियड होता है। उसमें आपको सुबह 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपकी एक्सरसाइज चलती है। एक्सरसाइज होने के बाद आपका फिर ये ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से अपना एक किट बैग वहाँ मिलता है जो आपको उसमें तीनों जगह की ड्रेस डालना पड़ता है। एक आपका ड्रिल पीरियड होता है, एक वेपन ट्रेनिंग उसको बोलते हैं WT, और एक आपका PT ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले वो तो पीरियड शाम को ही प्रोग्राम मिलता है आपका कि आपके कल कौन कौन से प्रोग्राम हो गए, आपकी कल सी कौन कौन सी ट्रेनिंग चलेंगी। तो जैसे कि राइटर एक वहाँ नियुक्त किया जाता है जो अपने साथ का ग्रुप का लड़का होता है, तो वो प्रोग्राम लेके आता है, रात को सबको बताएगा कि आपको कल क्या क्या ट्रेनिंग करनी है। तो उसी हिसाब से हम अपना किट बैग तैयार करते हैं। किट बैग में अपना ड्रिल के बूट होते हैं, PT बूट होते हैं और ये अपने WT, इन तीनों का सामान डाल के जाते हैं। जैसे कि तुम सुबह जाओगे 40-45 मिनट का एक पीरियड होता है, कहीं कहीं 2 डबल पीरियड होते हैं, तो जाना है उसमें आपकी PT ग्राउंड में। तो आपको सबको पता है PT ग्राउंड जैसे कि आप यहाँ रनिंग करते हो वहाँ करते हो, बस वहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ से कि वहाँ रेगुलर ही चलता है तुम्हारा प्रोग्राम। यहाँ आपने 1 घंटे कर लिया, उसके बाद चलो यार अब तो थकान हो गई, अब बैठ लेते हैं या वो कर लेते हैं, वहाँ ये नहीं चलेगा। अगर उन्होंने बोल दिया आपकी मछली चाल 100 मीटर चलना है तो आपको मछली चाल 100 मीटर जाना ही पड़ेगा। ये सब वहाँ चलता है। फ्रंट रूल आपके चलते हैं शरीर रिलैक्स करने के लिए। वो ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप जाएंगे कहाँ, ड्रिल होता है। ड्रिल एक अनुशासन की कड़ी है। जैसे कि सर ने बताया था, ड्रिल में जो अगर एक ही बंदा ने हाथ उठा दिया तो सभी उठाएंगे, क्योंकि वो एक अनुशासन। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक ग्राउंड ड्रिल होती है और एक अंडरवाइज ड्रिल होती है। अंडरवाइज ड्रिल ये होती है जिसमें अपन पासिंग परेड करते हैं। ग्राउंड ड्रिल ये होती है जैसे कि अपने ऑपरेशन होते हैं, सर ने बताया, अगर किसी अपनी कमांडर ने आदेश दे दिया कि फायर, तो फायर खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। डाइट क्या क्या फौज में दी जाती हो, जैसे आप लोग जाते हैं ट्रेनिंग बेसिस पे हैं, तो क्या क्या डाइट दी जाती है फौज द्वारा? डाइट का प्रोग्राम ये है कि आपका रोज़ का अलग होता है। फिलहाल तो डाइट अभी वहाँ चल रही है आपका 3 दिन चिकन चलता है, 1 दिन मटन और 1 दिन अंडे एग चलते हैं। जैसे कि वहाँ खाने में किसी का रूल नहीं है, जो इंसान शाकाहारी है तो वो शाकाहारी खाए, मांसाहारी है तो मांसाहारी खाए। वहाँ यहाँ कोई नहीं है कि नहीं तुम्हें अंडे खाने ही पड़ेंगे, ये कुछ नहीं। लेकिन बस ट्रेनिंग का है, एक बंदा करेगा तो सभी को करना पड़ेगा, ये वहाँ के रूल हैं। और फिर ट्रेनिंग तो ऐसा है कि आप या तो आराम से करो या मार से करो, ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। वहाँ कोई नहीं, अगर जैसे सर ने बताया है, बोल दिया कि सर मेरा तो पैर दर्द कर रहा है और मुझे थोड़ा रेस्ट करा दीजिए, ये नहीं चलेगा।
आज मैं बोलूँगा रेस्ट करने के लिए, कल हमारे ये भाई बोलेगा, वो बोलेगा सर मुझे भी तो दर्द हो रहा है। तो दर्द वाली वहाँ कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ एक जो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं वो बोलते हैं हम जल्लाद हैं, हमारे इलाके में तुम क्यों आए। इसलिए ट्रेनिंग सबके लिए एक है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अभिषेक जी की तरफ। अभिषेक जी से भी जानते हैं कि 3 साल में क्या उन्होंने भी कोई ऑपरेशन ऐसा किया है जैसा उदेश जी ने भी बताया है, ऐसा कोई फेस किया है? तो हमारी ऑडियंस को भी बताइएगा उस ऑपरेशन के बारे में। जी अभी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म करके मैं पहली पोस्टिंग मेरठ काट रहा हूँ, जिसमें मैं अभी ये मेरठ जो है पीस एरिया है, यहाँ ये कोई सर्जरी ऑपरेशन या फिर इस टाइप का कुछ नहीं है। पता अभी तक जो है सुकून से फौज में नौकरी जो है की है। अभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी मैं मेरठ मेरठ में पोस्टेड हैं। चलिए बढ़िया है। तो पुनः हम सभी को नमन करते हैं, सभी फौजी भाइयों को, और जिन लोगों ने, महापुरुषों ने हमारे देश के लिए शहादत दी उनको भी नमन करते हैं। और आज यहाँ धमना में एक प्रोग्राम रखा गया था, तो हम उदेश जी से उस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ इनकी एकेडमी का आज नामकरण हुआ है, तो उस एकेडमी के नाम के बारे में भी उदेश जी से जानते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि जब मैं रिटायर्ड होके आया 30 नवंबर 2020 में मैं रिटायर्ड होके आया था, और जब रिटायर्ड नहीं हुआ था तभी मैंने इस दिमाग में ये घुमा लिया था कि जो हमारा ये बुंदेलखंड है, राज क्षेत्र है, पूरा मतलब स्पोर्ट्स से अनभिज्ञ है। मतलब कि कोई सोचता ही नहीं, कोई भी नहीं सोचता। मैंने देखा ना तो कोई स्पोर्ट्स के बारे में, ना किसी को दौड़ भाग फलाना दिखाना। हर जगह के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब अच्छे अच्छे मेडल लेके आते हैं। कोई कुश्ती में लेके आ जाता है, कोई हॉकी में लेके आ जाता है, कोई वॉलीबॉल में लेके आ जाता है। लेकिन अगर राज क्षेत्र को देखो या बुंदेलखंड को देखो तो आज तक हमारा कोई मेडल नहीं है, और ना कोई गेम खेलता है। सिर्फ हमारे बच्चे यहाँ के गेम खेलते हैं, तो एक सबसे अच्छा गेम है पबजी या फ्री फायर, वो गेम खेलते हैं। तो जब भी मैं छुट्टी आता था इस चीज़ को मैं नोटिस करता था कि ये जो बच्चे हैं ये गलत कर रहे हैं। मतलब अगर यही थोड़ा किताबों में हल्का सा दिमाग लगाएं और थोड़ा अगर भाग दौड़ या कोई गेम खेलें। अभी मैं आपको बता दूं, कोई भी सेना में, किसी भी सेना में स्पोर्ट्स का बहुत महत्व है। आप लोग अगर स्पोर्ट्स के अच्छे प्लेयर हो, आपको डायरेक्ट चयन है, मतलब डायरेक्ट भर्ती है उसकी। स्पोर्ट्स की अलग बंदा रहते हैं हर एक पलटन में, उसको सीओ डायरेक्ट कराता है कि ये बंदा मेरे को मिल जाए। अगर ऐसा बंदा कोई है कि मैं स्पोर्ट्स करके किसी, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसका वो वहाँ टेस्ट लेते हैं। अगर उसमें आप फर्स्ट आ गए, टेस्ट में पास हो गए, तो आपको ये रेस लगाने की ज़रूरत नहीं। सीओ अपना वहाँ अपने द्वारा ट्रेनिंग देता है आपको। ट्रेनिंग देने के बाद आपको भर्ती कराएगा। भर्ती कराने के बाद अपने बटालियन में लेगा, क्योंकि उसको एक स्पोर्ट्स का बंदा मिल रहा है। लेकिन यहाँ कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता। हमने देखा हुआ, बहुत लड़कों को देखा, अच्छे जो हाइट हैं वो कर सकता है, लेकिन करते नहीं। तो मैंने ये मतलब पहले ही प्रण कर लिया था, जब भी पेंशन जाऊँगा ऐसा कुछ करूँगा जो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हितकारी हो। तो मैंने आते ही मान लीजिए कि ऐसे सुबह सुबह आता था मैं धमना रोड पे दौड़ने, तो 2-4 लड़के मिले, तो उनको मैं बताया बेटा ऐसा है कि थोड़ा पंजे पे दौड़ा करो, फुल फ्लैट ना दौड़ो, इससे दर्द हो जाता है और इससे रेस नहीं बनती। आप पंजे पे दौड़ोगे और थोड़ा हाथ को स्विंग दोगे तो थोड़ा अच्छी दौड़ बनेगी। तो बच्चे बोले कि क्या भाई साहब आप फौज में थे, फलाना ठिकाना। हमने कहा हाँ। तो बोला कि अब आते हो तो आप लोग हम तो थोड़ा बताए, गाइड कर दिया करो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। 2-3 दिन ऐसे धीरे धीरे हम लड़कों को इकट्ठा करने लगे, आने लगे, बताने लगा। फिर मैं और डेली कंटिन्यू शुरू कर दिया। आते आते बच्चे मेरे पास मतलब 35, 36, 37 ऐसे मेरे 38 हो गए। तो ये मतलब बच्चे ही बोले कि भाई साहब आप ये दौड़ाते, हमको तो सब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ दौड़ते हो, आपकी एकेडमी का नाम क्या है। तो हमने कहा बेटा हम तो एक आपको मार्गदर्शक दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। हमारा कोई ना तो फीस लेना है, ना कुछ लेना है, ना मेरे को एकेडमी खोलनी है। मेरे को एक निःशुल्क भाव से आपको सिखाना है, आगे बढ़ाना है। बोला नहीं, कई लोग बोलते हैं कि आपकी एकेडमी का नाम बताओ, हमें भी आना है। तो हमने कहा चलो एक एकेडमी का नाम रखते हैं। तो सब लोग मिलके जो 38 लड़के थे, मतलब सब लोग बोले कि चलो 15 अगस्त के दिन रख लेते हैं, अच्छा दिन है, स्वतंत्र हुआ उस दिन हमारा देश, उसी दिन हम रख लेंगे। क्योंकि जब अगली हर साल आएगा
उसका वो होगा तो 15 अगस्त के दिन वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, कर लेते हैं। तो आज के दिन मान लीजिए हमने इसका उद्घाटन किया है विराट डिफेंस फिजिकल एकेडमी का। और जो बच्चे हैं मेरे पास 37-38 बच्चे हैं अभी, और इनकी 14 तारीख को मैंने रेस कराई थी, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 1600 मीटर की कराई थी। इनको प्राइज़ दिया गया यहाँ, जबकि ये लड़के थे, इनको कोई पूछता नहीं था, दौड़ते थे। अभी इनको जब ये एक एक सील एक एक मेडल दिया गया तो इनको थोड़ा गर्व होगा, इनके माँ बाप को एक गर्व होगा कि बच्चा एक सील जीत के लाया है। ये 2-4 और लड़कों को बताएगा कि मैंने इस रेस में दौड़ किया था। अगला वाला देखेगा, उसको भी शौक आएगा, वो भी दौड़ेगा भागेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो फौज में ही चला जाऊंगा मैं तभी। अगर तुम वर्जिश करोगे तो थोड़ा शरीर भी तो बनेगा। अगला वाला आएगा तो एक बार डरेगा, साला ताकतवर है, वर्जिश करता रहा, मतलब एक वो बनेगा। तो ये मैंने पहले सोच लिया था, बच्चों को आगे ले जाना है। और मैं ये एकेडमी बिल्कुल निःशुल्क चलाता हूँ, ना मैं कोई पैसा लेता हूँ और ना लूँगा, क्योंकि बच्चों को मेरे को आगे ले जाना है, बिल्कुल निःशुल्क है। बिल्कुल, तो आप भी अगर धमना के आसपास के राठ क्षेत्र के हैं तो आकर यहाँ फ्री में एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और दौड़ लगा सकते हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, धन्यवाद। और हाँ, पुनः आपको सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। नारा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।